नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल के जरा हटके का एक और एपिसोड, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है। अभी कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट नहीं जुड़े हैं, जुड़ेंगे, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे बाद में, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बिहार में मुद्दे चुनाव के सेंटर में आ रहे हैं और इसकी कोशिश विपक्ष कर रहा है। ताजा खबर है कि कन्हैया कुमार और अन्य नेताओं की बात मैं करूंगा, कौन है वो, के साथ राष्ट्रीय स्तर के 62 नेता बिहार में संवाद करेंगे, शिक्षा न्याय संवाद। इसके पहले कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की थी। वो पहली उनकी भी लॉन्चिंग की कोशिश थी, और ये अब ऐसा भी समझा जा सकता है कि ये उनकी दूसरी लॉन्चिंग की भी कोशिश के तौर पे मैं समझता हूं, कम से कम आप भी समझ सकते हैं। तो उनकी भी लॉन्चिंग होगी और मुद्दा भी सेंटर में आएगा। एक और कांग्रेस है जो लगातार कभी नौकरी पलायन और शिक्षा के सवाल को बिहार चुनाव का मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है। हालांकि यही सारे मुद्दे प्रशांत किशोर के भी रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी प्रखंड स्तर पर सामाजिक न्याय सम्मेलन करने की तैयारी में है। इसके पहले हमने कई बार बात की है कि वामपंथी दलों में खास करके सीपीआई एमएल ने राज्य स्तरीय संवाद किए, यात्रा किए, और सामाजिक न्याय सम्मेलन भी अलग अलग मोड में कराते रहती है। अमन जी की लाइट चली गई है, अमन जी को वेलकम करेंगे जल्दी। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वामपंथी दल, तमाम दलों ने ये तय कर लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद के पिच पे सिर्फ खेलने नहीं देंगे। हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं 40 मिनट में, आधे घंटे में, वो एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे कन्हैया कुमार की दूसरी लॉन्चिंग की कोशिश पर। पहली लॉन्चिंग के बाद वो चुप बैठ गए थे। ये दूसरी लॉन्चिंग की बड़ी थोड़ी सी मेरे लिए, मैं अक्सर सवाल करता हूं कन्हैया जी पर, तो इस बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजिक दिखाई पड़ रहा है। कभी कन्हैया कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया था कि राजनीति में जातिवाद, और खास करके बिहार की राजनीति में जातिवाद बेहद है, बेहद प्रभावी है। तब कन्हैया कुमार अपने साथ 4 भूमिहार और 1 ब्राह्मण महिला, 4 भूमिहार पुरुष और 1 ब्राह्मण महिला के साथ बैठकर, वो खुद भी भूमिहार हैं, तो के साथ बैठकर उन्होंने पत्रकारों का उपहास उड़ाया था और कहा था कि अब राजनीति में, तब वो सीपीआई में थे, अब जाति है कहां। लेकिन इस बार जो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आसपास त्रिलोकी कुमार मांझी, रंजीत पंडित, भाग्य भारती और मनीष पासवान साथ में बैठे थे। ये सभी दलित नेता थे। तो ये बदलाव है। मैंने इतनी कहानी आपको इसलिए बताई, कन्हैया कुमार नए नहीं है, कन्हैया कुमार सीपीआई से कांग्रेस की तरफ आए हैं। यदि इस बदलाव के साथ राज्य के एससी एसटी ओबीसी जो छात्रावास है, एससी एसटी जो छात्रावास है खास करके, और जो सामुदायिक भवन है, वहां शिक्षा न्याय यात्रा पर निकलेंगे। यानी एक बड़ा बदलाव है। देखना यह है कि इसका असर महागठबंधन की अपनी पॉलिटिक्स में, और इसके साथ साथ जो बिहार की पूरी राजनीति है उस पर कितना पड़ता है, कन्हैया कुमार की अपनी पॉलिटिक्स पे इसका असर कितना पड़ने वाला है, इस बार क्या वो इस्टेब्लिश होंगे। हालांकि ये आइडिया हम मुझसे और हमारे कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट और दर्शक पर उनके नाम से परिचित होंगे, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि, लेकिन कभी ये आइडिया, एग्जैक्ट सेम आइडिया, कांग्रेस के समर्थन में अक्सर बात करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का हुआ करता रहा है। काफी वोकल हैं वो यूट्यूब चैनलों पर भी, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, प्रोफेसर हैं इतिहास के।
ये आइडिया उनका 5, 7, 8 सालों से रहा है। और मनीष पासवान ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो उस वक्त वो खुद भी मंच पर शामिल थे। तो देखना ये है कि ये आइडिया, वो भी उनकी उस आइडिया के साथ ये काम हो रहा है या क्या होने जा रहा है। जिग्नेश मेवानी की एक्टिविटी बिहार में बढ़ी, और जिग्नेश मेवानी और कन्हैया जी की दोस्ती भी काफी पुरानी रही है, सीपीआई के जमाने से रही है। तो कुल मिलाकर ये एक लॉन्चिंग की भी कोशिश होगी, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि उसका क्या असर होगा, कितनी लॉन्चिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कांग्रेस को इसका क्या फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही जो कांग्रेस की पूरी एक्टिविटी है उसमें राहुल गांधी की थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस को एक प्रयोगशाला की तरह ले रहे हैं, एक प्रयोग भूमि की तरह ले रहे हैं। हम जैसे लोग अक्सर ये बात कहते भी रहे हैं कि इसे बिहार को एक टेस्ट की तरह लेना चाहिए। हालांकि चुनाव के समय में ले रहे हैं तो कितना असर करेगा, कितना पार्टी के भीतर बेचैनी पैदा करेगा, कितना पार्टी को फायदा होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, एक अलग बात है। लेकिन 15 तारीख को जब ये शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत करने वो आ रहे हैं दरभंगा से, उसी दिन वो फुल फिल्म भी देखेंगे कई लोगों के साथ। सुना है कि हॉल जैम पैक हो गया है। पहले सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले एक्टिविस्टों को भी संपर्क किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें मैसेज जा रहा है कि मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हॉल भर गया है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फुल फिल्म दिखाया जाना, ये भी अच्छी पहल है। जो लोग पहले से पके हुए हैं सामाजिक न्याय को लेकर के, उनको क्या आप फुल फिल्म दिखाएंगे? फुल को जो लोग जानते समझते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को दिखाएं। तो ये भी एक अच्छी पहल के तौर पे कांग्रेस की तरफ से देखा जा सकता है। तो कांग्रेस बदलाव की भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस राजनीति भी कर रही है, कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि इस सब पूरे सीन से, पूरे दृश्य से एक व्यक्ति की कमी हमेशा खलती है, लोगों को खलनी चाहिए, वो है पप्पू यादव। लगातार पुश करने की कोशिश करते हैं, धमकी तक भी कभी अलग अलग टोन में देते रहते हैं, लेकिन पप्पू जी अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। ये सारी चीजों पर लगता है हेमंत जी क्या लाइव चली गई है, तो हेमंत जी आते हैं तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे अगले 30 मिनट 40 मिनट तक। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बिहार में प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके बाद सीज फायर के बाद, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी का स्वर बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जगह जगह चैनलों पर कह रहे हैं कि हमने कोई युद्ध किया ही नहीं तो सीज फायर कैसा। यह तो एक टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन था जिसमें सफलता मिली है। तो सुर तो बदल गया है, लेकिन इसके साथ ही सांप्रदायिक टोन भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो देखना यह है कि जब प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं तो फिर से वो अपने राष्ट्रवादी पीच और जो बीजेपी का टेस्टेड पीच है हिंदू मुस्लिम वाला, उसकी शुरुआत वो करते हैं नीतीश जी के साथ। हालांकि उतनी कंफर्टेबिलिटी इसके साथ नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लगातार कोशिश कर रही है कि मुद्दों के जरिए भी नीतीश कुमार को घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए, चुनाव के मैदान में मुद्दों पर उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए उतारा जाए। इस पूरे खेल में एक और पक्ष है जिस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, और वह है इस गठबंधन के दूसरे अन्य जो सहयोगी हैं उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी। और वो हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, उस पर वो लगातार वोकल हैं, और कई बार वो कांग्रेस पर भी हमलावर दिखाई पड़ते हैं। 60 सीटें वो चाहते हैं, और जब सीटें उन्हें मिलेंगी ठीक ठाक साइजेबल यदि मिलती हैं, 20-25 सीटें भी मिलती हैं, तो निश्चित तौर पे सीटों का खेल जबरदस्त वो मायने रखता है। मुद्दा जितना मायने रखता है उतना ही मायने सीटों का खेल भी रखता है। तो जब आएंगे मुकेश, ये चीजें जब कांग्रेस जितनी ज्यादा ताकतवर होगी, ये जो रस्सा कस्सी का खेल है उसमें दूसरों का शेयर भी घट सकता है, या जो उनकी मांग है कांग्रेस का यथावत भी रह सकता है। 70 तक यदि कांग्रेस रहना चाहती है तो 70 तक रह सकता है। और दूसरी तरफ यदि ये मास ओरिएंटेड लीडर्स की तरफ यदि महागठबंधन जाता है
तो सीटें घट भी सकती हैं। इन सब के बीच कम से कम यह तो हो रहा है कि मुद्दा सेंटर में आ रहा है। राजनीति के लिए चाहे वो चुनावों के माध्यम से आए या बिना चुनावों के माध्यम से आए, जनता के हित के मुद्दे यदि सेंटर में आते हैं तो वो बेहतर है। बाकी कौन नेता इस्टेब्लिश होगा, कौन नहीं होगा, कौन आगे, ये सब जनता तय करती है। हेमंत जी, आपको लगता है कि लाइट वाली परेशानी से आप घिरे ही रहेंगे? अभी जनरेटर भी फंस गया था, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई, लेकिन खैर अब सवाल, चूंकि हमने 10 मिनट अपनी बात कही, 3-4 श्रेणियों में हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा सेंटर में आ रहा है, यह जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में स्वागत योग्य है। कैसे देख रहे हैं आप? पहला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। धन्यवाद। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जनता के असली मुद्दे हैं वो सेंटर पर आ रहे हैं, और यह जरूरी भी है। विपक्ष इसको कितना जनता के बीच में मजबूती के साथ ले जा पाएगा, ये देखने की जरूरत है। और अभी जो कुछ हो रहा है वो उस नैरेटिव के खिलाफ है, जो नैरेटिव एक तरह से नफरत का नैरेटिव है, एक तरह से उन्माद का नैरेटिव है और हिंसा का नैरेटिव है, जिसमें विभाजन है और बड़े पैमाने पर हिंसा है। वो सब पूरा देश देख रहा है, और उसके पीछे उग्र राष्ट्रवाद का नैरेटिव है। तो इसका जवाब बिल्कुल ही सामाजिक न्याय ही है, और सामाजिक न्याय के एजेंडे ही हैं। उन एजेंडों पर काम करना, उन एजेंडों पर जनता को जागरूक करना और जनता को गोलबंद करना, ये आज समय की मांग है। क्योंकि जो इस तरह की जो रिएक्शनरी ताकतें हैं, जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जिनको आप दक्षिणपंथी समूह कहते हैं, वो उनका लक्ष्य ही है कि देश में नफरत और विभाजन का माहौल जितना गर्म रहेगा, जितना मुसलमान विरोधी माहौल गरमाया रहेगा, ये मुद्दे जितने हावी रहेंगे, तो रोजी रोटी का सवाल, भागीदारी का सवाल, हिस्सेदारी का सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल, ये तमाम सवाल जो हैं वो हाशिए पर रहेंगे। और ये चाहते ही है कि ये चीज़ें हाशिए पर रहे। इनके एजेंडे में लोगों को शिक्षित करना, पढ़ाना, लोगों को चेतना संपन्न बनाना, लोगों को विवेकवान बनाना, ये सब है ही नहीं। इनके एजेंडे में नफरत और हिंसा है, पाखंड और अंधविश्वास है, और इसी के जरिए इन चीज़ों को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश ये कानून और संविधान और लोकतंत्र भी इनके एजेंडे में नहीं है, इसीलिए इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल समानांतर चीज़ों को ये संचालित करना चाहते हैं, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी, तो ये, लेकिन इसमें नीतीश कुमार को जब इन मुद्दों पे घेरा जाएगा, जैसे शिक्षा वाले सवाल पे, नौकरी वाले सवाल पे, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ लीडरशिप का चेहरा तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार इसको किस तरह से काउंटर कर पाएंगे? देखिए, इस बार वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे जो नीतीश कुमार 2010 में। आज बिहार में उनके जो लगता है कि जिस इलाके में वो हैं, जिस सोसाइटी में हैं, वहां लाइट का इशू है, लगातार इशू है, तो ये समझेंगे उन। हाँ, आगे जी, तो नीतीश कुमार, आप अपनी बात जारी रखें। मैं ये कह रहा था कि ये जो नीतीश कुमार, अब वो नीतीश कुमार नहीं है जो 2010 में थे। उनका एक तरह से चरमोत्कर्ष था, और उसके बाद बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने। आप उन नीतीश कुमार को याद कीजिए जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी की परछाई से भी दूर रहना चाहते थे। उन्होंने उनका भोज कैंसिल कर दिया था। नीतीश कुमार ने एक वक्त संघ मुक्त भारत की बात। जी, आज लगता है उनकी ओर से डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार वो बात कर रहे हैं, उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो नीतीश कुमार 2010 में थे, 2005 में उनकी सरकार बनी एक उम्मीद के साथ, एक जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी लालू राबड़ी शासनकाल के लिए हो गई थी। उस वक्त एक बदलाव की जरूरत जनता ने महसूस किया, तब नीतीश कुमार सामने आए, और नीतीश कुमार का जो 5 सालों का शासन था, उस वक्त में 2005 में भी बड़े फैसले उन्होंने किए। बिहार पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को पंचायती राज में 50%
रिजर्वेशन 2005 में दिया। हालांकि इसके पहले 33% रिजर्वेशन राजस्थान में दिया जा चुका था, लेकिन पहला राज्य बिहार बना 50% रिजर्वेशन देने वाला। तो ये एक और सुशासन और की एक छवि उनकी बनी। उसका टेस्ट 2010 में हुआ। 2010 में नीतीश कुमार थंपिंग मेजॉरिटी से वापस आए, ये उनकी ताकत थी। 2010 के बाद उन्होंने पूरी अंगड़ाई ली थी और कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी की कॉमनल पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ वो अपना अलग कल्ट खड़ा करें, थोड़ा लालू जी की सहायता से, थोड़ा राजद की सहायता से, थोड़ा सा अलग। ये सब हुआ था, ये सारी कोशिशें उन्होंने की थी। लेकिन अब जो हेमंत जी कह रहे थे, मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया कि नीतीश जी का वो स्टिंग कमजोर पड़ गया है। तो मुद्दों के की मार के बीच नीतीश किस तरह से खुद को बचाते हैं, ये बड़ा सवाल है। हेमंत जी, आपकी बात मैंने थोड़ी सी लगता है पूरी कर दी, तो वो इसलिए मैं अब दूसरे सवाल पे आ जाता हूं। रोशनी जी, तो हाँ, डिस्टर्ब नहीं हो तो मैं ये कह रहा था कि नीतीश जी का वो दौर भी हम सबने देखा खत्म है हो गया। कि वो दौर मैंने व्याख्या कर दी। अब जी आगे हाँ, बढ़ें। जी, तो अब बताइए कि जो नीतीश जी के बारे में जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी चेहरा है, नीतीश जी तो अब बीजेपी उनको चेहरा मान भी नहीं रही है। बीजेपी के सामने लक्ष्य है बिहार में अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाना। नीतीश जी उनके लिए बस शोपीस हैं, उनका नाम ढोया जा रहा है बस। इसके अलावा मुझे लगता है कि और ज्यादा उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो वहाँ पर जो नीतीश जी के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, दलितों का एक समूह है, या अल्पसंख्यकों का छोटा मोटा जो समूह जो कुछ बचा खुचा हुआ है, वो उनके नाम पर ही वहाँ उसकी बॉन्डिंग है। अन्यथा जब वो ये पता चल जाए कि नीतीश जी वहाँ नहीं है तो वो बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो जो महागठबंधन की जो ताकतें हैं उन ताकतों के साथ वो अलाइन हो जाएगा। तो ये उनकी एक मजबूरी है। तो नीतीश जी आज की तारीख में मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर नहीं रह जाएंगे। नौकरी का मतलब नीतीश कुमार, ये सब जो जुमला है वो मुझे लगता है कि अब बहुत अधिक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो जिस एजेंडे पर मुझे लगता है कि यहाँ का जो चुनाव, बिहार का चुनाव है, नौकरी रोजगार का सवाल तो है ही, और नौकरी रोजगार के सवाल पर जो नीतीश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें बहुत ज्यादा डेंट लगा है। और उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई, जो हावी हुआ, वह था 17 महीने का आरजेडी और नीतीश जी का गठबंधन। उस दौरान जो नौकरी का सवाल जो सामने जो आया, और उसने एक तरह से माहौल बनाया। 2020 के चुनाव में भी नौकरी का सवाल सामने था। तो मुझे लगता है कि आप बहुत पुरानी चीजों को आप रिपीट करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। लोगों में एक नई ये है कि नया कुछ हो बिहार में। तो उसमें देखिए, उसमें हेमंत जी उसमें दो तीन धड़ों से ये मुद्दे सामने आ रहे हैं जो आप नई चीजें कह रहे हैं। एक तो प्रशांत किशोर इन्हीं सवालों को लेकर के वो दावा भी करते हैं, और इसमें हम सब यदि तटस्थ बात करें तो प्रशांत किशोर भी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर के ही जाते हैं, वो नौकरी को लेकर के जाते हैं। और अब जो है कांग्रेस भी इस पीच पर मुद्दों को लेकर के सामने आ रही है। तो एक सिंपल सवाल, उसके बाद हम दूसरे तीसरे पर आएंगे कि क्या बिहार की राजनीति अब जो कास्ट कैलकुलेशन है, एक तो इनका ये सामने से जो राष्ट्रवाद का और जो सांप्रदायिकता का पीछे वो छोड़ दिया जाए, लेकिन जो कास्ट कैलकुलेशन है उससे अलग मुद्दों पर आकर सेंटर करेगा। देखिए, मुद्दों पर आना ही है, लेकिन जो आप जो चर्चा कर रहे थे प्रशांत किशोर वाली, तो प्रशांत किशोर भले ही इस मुद्दे को लेकर के चैंपियन बनना चाह रहे हो इस मुद्दे का, लेकिन प्रशांत किशोर का पूरा जो अलाइनमेंट है, वह अलाइनमेंट एक तरह से उनको अविश्वसनीय बनाता है। वह इसलिए अविश्वसनीय बनाता है कि आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी देखने की जरूरत है, और कुछ अलग पैरामीटर अपनाइए आप। जैसे कि कुछ ऐसे बहुत चर्चित पत्रकार लोग हैं, चर्चित इस नाम में कि उनको बहुत लोग जानते हैं,
चर्चित इस्लाम में नहीं कि वो जनता के पक्ष में खड़े होकर के पत्रकारिता करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, इसलिए नहीं। बहुत लोग जानते हैं, जानने का कारण दूसरा होता है कि कैसे आपकी मार्केटिंग होती है और आपका सोशल लोकेशन आपका क्या है। अब आप देखिए कि वही सारे पत्रकार जो बीजेपी के लिए दिन रात एकदम अपनी जान लगाए रहते हैं, और वही पत्रकार बिल्कुल उसी स्पिरिट में जब प्रशांत किशोर के लिए मिलते हैं, उनसे फोटो सेशन होता है, उनके लिए ये सोशल मीडिया में उनका पक्ष एक्सप्लोर करते हैं, तो इससे क्या समझ में आता है? क्या वो आरजेडी के लिए ऐसा करते दिखते हैं? क्या वो लेफ्ट के किसी पार्टी के लिए ऐसा करते दिखते हैं? क्या वो मुकेश सहनी के लिए ऐसा करते हुए दिखते हैं? इतना उल्लास, इतना उत्साह, तो वह उल्लास और उत्साह क्यों है? क्या वो किसी एंटी बीजेपी किसी भी फोर्स के प्रति वो ऐसा नहीं कर सकते? जाति का भी अगर होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता है कि ये एंटी बीजेपी एलिमेंट नहीं है, यह जो एलिमेंट है वो बीजेपी प्रो बीजेपी एलिमेंट है। और ये जब कभी भी मदद की जरूरत होगी, मैं बार बार कहता हूं कि जब कंधा देना होगा, जब सपोर्ट करना होगा, कहते हैं ना गांव में कलेजा भिराना, तो जब कलेजा भिराना होगा तो कलेजा भिराने के लिए वो एनडीए की तरफ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, वो कलेजा भिराने के लिए नहीं आएंगे। तो एजेंडा ये जो है, जो आपने कहा नौकरी और रोजगार वाला एजेंडा और शिक्षा वाला एजेंडा, स्वास्थ्य वाला एजेंडा, ये एजेंडा है महागठबंधन का। और दूसरी ओर जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, नीतीश कुमार अब बीजेपी के एजेंडे के तहत अब आ गए हुए हैं और बिहार की राजनीति को फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कोशिश होगी, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होगी, और इसके लिए तैयारी चल रही है। जैसे कि फिर बागेश्वर का बिहार दौरा होने जा रहा है और वो मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, और मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर वो पूरा गांव बसाया जा रहा है। तो वो आदमी आकर क्या करता है, सबको पता है, वो बीजेपी के लिए एक तरह से फुट सोल्जर है। वो जाकर के वहां पर माहौल बनाता है, और तो इसको समझने की जरूरत है कि कैसे इन चीजों को कवर अप किया जाएगा, कैसे वो कथा भी वाचेगा और उसमें आपको मुसलमानों के खिलाफ भी लगवाएगा और वोट भी मांगेगा वो। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री भी करेगा, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, वो सब भी करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा विपक्ष का ये जो कंसिस्टेंसी वाला भी मसला है, जब प्रो पीपल मुद्दे भी सामने लेकर के आ रहे हैं, और एक खास किस्म का तालमेल, फिलहाल आगे चलकर क्या होता है पता नहीं। लेकिन एक बात बताइए, तीसरे सवाल पर हम आएंगे कन्हैया की लॉन्चिंग पे, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस बात वही कर रही है जो महागठबंधन का एजेंडा है। सामाजिक न्याय के टर्म में आरजेडी या महागठबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी आदि की ही बात कर रही है। महिलाओं के लिए इनकी तरफ से एक खास किस्म से पैकेज भी है जो आरजेडी की तरफ से। तो कांग्रेस को क्या हिचक है, और वो खुद भी, कांग्रेस भी अब दलित छात्रावासों में जाने वाली है, तो ऐसे में कांग्रेस को क्या हिचक है कि इसको सामाजिक न्याय के जरिए चिन्हित करे? ये शिक्षा न्याय, इसमें से सामाजिक हटाकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है क्या? एक सवाल। और ये जो अलग पहचान है वो आरजेडी से टकराव की ओर ले जाएगा या आरजेडी को मदद करेगा, आरजेडी के और महागठबंधन में एक माहौल बनाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि ये महागठबंधन के पक्ष में है कि महागठबंधन के जो भी एलाइज हैं वो अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। ये तब टकराव वाली बात होती कि कुछ लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम लेते और कुछ लोग सिर्फ सीट शेयरिंग की बात करते रहते और अपने मजबूत होने की बात करते थे, जो कुछ दिनों तक कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था, हम लोग भी कह रहे थे। लेकिन अब चीजें बदल रही है। आप याद कीजिए कि 1 महीने के भीतर बहुत कुछ बदल गया है। 1 महीने पहले तक हम लोग जितना आलोचनात्मक दृष्टि रख रहे थे और जितनी बातें हम लोग उठा रहे थे कि आखिरकार आप पॉलिटिकल प्रोग्राम लेकर के जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, आप लड़ते भिड़ते नहीं दिख रहे हैं, आप चेहरा नहीं बदल रहे हैं, आप संगठन नहीं बदल रहे हैं, तो ये सारे बदलाव नजर आए। तो अब ये है कि ये कितना रिजल्ट दे पाता है, ये अलग भविष्य का सवाल है ये। लेकिन ये है कि जो
इसमें एक जो वाइब्रेंसी जो आई है लीडरशिप में, जो पार्टी में, और जो गतिशीलता आई है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये महागठबंधन को मदद करने वाला होगा। इससे कोई क्लैश नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं है कि दो पार्टियों के बीच का इंटरेस्ट क्लैश है, इसमें मुझे नहीं दिखाई देता है। बल्कि ये इससे होता ये है कि जो इसमें एक तरह से प्रैक्टिस में जो प्रूव होता है कि आप प्रैक्टिस में उतरे और प्रूव हुआ कि हाँ चलिए आप सही रास्ते पर जा रहे थे, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये मददगार होगा बनस्पत की। अगर कुछ लोग, हम लोग कह ही रहे थे कि कुछ समय तक लग रहा था जैसे कांग्रेस बैगेज बनती जा रही है महागठबंधन के लिए, उससे कम से कम निकलने की कोशिश। हाँ, उससे वो मुझे निकलती हुई दिख रही है, और ये गुड साइन है महागठबंधन के लिए। और बड़ा स्टेप वाइज कर रही है, बड़ा स्टेप वाइज कर रही है। हालांकि उसमें मैं थोड़ा फिर भी बड़ा, मैं अक्सर कहता हूं कि मैं कांग्रेस और राहुल गांधी पर यकीन करने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति होऊंगा। उसकी वजह है उसकी मेरे इस डाउट की जड़ें इतिहास के उसमें है। तो हम तीसरे सवाल पे आएंगे, तब जाकर के इस पर थोड़ा सा संकेत भी देंगे। लेकिन एक देखिए, हमने कहा था कि बिना नाम लिए हुए, तो नाम ले लिया, गणेश चौहान ने नाम लिया उनका, रतन लाल सर कह रहे हैं वो। तो बिल्कुल ये उन्हीं का आइडिया था, कंफर्म भी हमसे ही शेयर करते रहे और लोगों से भी करते होंगे। और अभी उनसे मैंने पूछा भी, छुटकी भी ली कि आपका है, या हो सकता है कि इस आइडिया के साथ वो खुद भी घूमने आए, बात करने आए, तो वो बाद में बात करेंगे अगली बार। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो हेमंत जी कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, कि कम से कम प्रो पीपल मुद्दों के साथ कांग्रेस की सक्रियता बढ़ रही है। अब पटना के बाद प्रखंड स्तर पर जाने की तैयारी है, जिलों में जाने की तैयारी है, ये सबसे अच्छी बात है। और हॉस्टल्स में जाने से उन्हें कैडर मिलेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत कैडर की होती है। चलिए, तो अब तीसरा सवाल हेमंत सर, और वो है कन्हैया कुमार की सेकंड लॉन्चिंग। इसके पहले आपने शायद हमारा इंट्रो नहीं सुना होगा, क्योंकि लाइट से आप डिस्टर्ब थे। तो उस वक्त हमने कहा था कि सीपीआई का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उसमें कन्हैया कुमार के साथ 4 भूमिहार और एक ब्राह्मण महिला साथ बैठी थी। पत्रकारों ने कन्हैया से पूछा, जाति, सीपीआई पे जाति का आरोप लगता है और बिहार में राजनीति जो है जाति आधारित है। तो कन्हैया ने कहा था कि कहीं कोई जाति बाती नहीं है, जाति खत्म हो गई। और तब वो भूमिहारों और ब्राह्मण के साथ मंच पे और कोई दूसरा नहीं था। लेकिन सीन बदल गया है। मन सर, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें दलित, शेड्यूल कास्ट के लड़के खासकर उनके इर्द गिर्द बैठे थे। तो चीजें बदल गई हैं। क्या सेकंड लॉन्चिंग के साथ? क्या आपको पता है कृष्णा अल्लावरू तरह अलग अलग लोगों से, सामाजिक न्याय के लोगों से मिलते रहे, और सामाजिक न्याय के लोगों ने उन्हें कहा भी, आप इसको भी जानते हैं, इसकी भी गवाही दे सकते हैं, कि ये सीन में दलित और ओबीसी चेहरे सामने आने चाहिए। तो क्या उससे सीख करके कृष्णा जी उनको दलित और ओबीसी चेहरों के साथ ले जाकर के फिर से, लेकिन लीडिंग कन्हैया की होगी, तो कन्हैया को रिलॉन्च करने की कोशिश हो रही है, कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, दिक्कत ये है कन्हैया के साथ दिक्कत ये है संजीव जी, कि वो उनको ये लगता है कि जैसे वो दूसरे राहुल गांधी हैं, तो इससे मुक्त होना पड़ेगा आपको। किसी बिहार में या बिहार के किसी इलाके में अगर आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो बिल्कुल आप कहते हैं ना वो डिक्लास करने वाली बात, तो वो तो अभी जो उनकी भूमिका है, वो एक ऐसे नेता की भूमिका है जो पैन इंडिया पहचान रखता है, लेकिन जमीन के किसी भी हिस्से में उसकी खास पकड़ नहीं है। तो खास पकड़ बनाने के लिए आपको फोकस्ड होकर के बिहार में काम करना पड़ेगा, और वो भी एजेंडा आधारित काम करना पड़ेगा। वो एक तरह से राजनीतिक ये कह लीजिए कथावाचक टाइप के हो जाते हैं। तो राजनीतिक कथावाचक की भूमिका जो है, उससे मुझे लगता है कि आप उससे लोगों में उत्साह भर सकते हैं, लोगों को कुछ पॉलिटिकल लाइन दे सकते हैं, और अंतिम तौर पर मैं कहूँ तो लोगों का राजनीतिक रूप से मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पार्टी को जिताना है, पार्टी का आधार बढ़ाना है, इसके लिए काम करना होगा, तो आपको जमीन पर टिक करके काम करना पड़ेगा, और बिल्कुल
उस एजेंडे पर खुल करके काम करना पड़ेगा, उस एजेंडे से जुड़े हुए समूह के बीच में जाना पड़ेगा। ये है मुझे मेरा कहना। अन्यथा बाकी को तो आपने उनको कई बार आजमाया, सीपीआई ने शुरू किया बेगूसराय से, उसके बाद आप उनको लेकर के दिल्ली गए, फिर उसके बाद आप फिर बिहार लेकर के आए हैं। अभी बिहार में जो उनकी पदयात्रा हुई उसके बाद वो फिर से सीन से गायब थे, फिर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है उनको एक बड़े लीडर के रूप में, एक राजनीतिक कथावाचक के रूप में लाने से बेहतर है कि उनकी जिम्मेवारी फिक्स करके और उनको काम करने के लिए दिया जाए। तब मुझे लगता है कि ज्यादा उनका इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। जी बिल्कुल, ये है। और कन्हैया कुमार के साथ जो बाउंसर्स होते हैं खास करके, वो जब छात्रावासों में पहुंचेंगे, दलित छात्रावासों में, तो कैसा सीन रहेगा जरा ये बताइएगा। और 62 नेताओं के साथ कम से कम इसको एक पॉजिटिव सेंस में तो लेंगे कि थोड़ा एक बदलाव हुआ, थोड़ा एक कदम आगे कांग्रेस बढ़ी है, थोड़ा एक कदम आगे कन्हैया कुमार बढ़े। हेमंत जी। बिल्कुल, मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूं, और मेरा मानना है कि कन्हैया कुमार में पोटेंशियल है, वो अच्छा कर सकते हैं, वो पार्टी के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं, और एसेट अभी है भी। लेकिन उनको, मैं समझता हूं कि उनको बिहार में अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस का संगठन मजबूत करना है, कांग्रेस का आधार बढ़ाना है, तो फोकस्ड होकर के एजेंडा आधारित काम करने की जरूरत है, तब ये हो सकता है। अन्यथा मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ वो आते जाते रहेंगे, मुद्दों पर आकर के कुछ पदयात्रा कर लेंगे, कुछ यात्रा कर लेंगे, कहीं सेमिनार कर लेंगे, तो इससे एक ऊपरी माहौल तो बन सकता है, कॉस्मेटिक चेंज आपको नजर आ सकता है, लेकिन जमीन पर ग्रास रूट लेवल पर नहीं होगा। दूसरी बात, थोड़ा कल्चर का भी सवाल है, जो जैसे बाउंसर वाला मसला जो है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। खास करके ऐसे नेताओं को थोड़ा उसमें जनता पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हो सकता है अब उनका सिक्योरिटी थ्रेट कैसा है, क्योंकि उनके ऊपर कई दफे दो दफे तो उसके लिए सर उनकी पार्टी सक्षम है कि सरकार को आवेदन करे और उनको सिक्योरिटी दिलवाए। सिक्योरिटी के साथ जाना और बाउंसर के साथ जाना और दलित छात्रावासों में जाना, बिल्कुल 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 दोनों में अंतर है। वो सिर्फ दलित छात्रावास में जाने का मसला ही नहीं है, बल्कि कहीं भी जाएंगे आप पॉलिटिकल स्पेस में, अगर आप इस तरह का बाउंसर लेकर के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हास्यास्पद लगता है। तब फिर मैं कहूँ कि वही तो जो कथावाचक, जैसे बागेश्वरी लोग बाउंसर लेकर के चलते हैं, बाकी जो कथावाचक हैं, तो राजनीतिक कथावाचक अगर कन्हैया भी बाउंसर लेकर के चलने लगे तो उसका क्या मतलब होगा। तो इसीलिए इसके अलावा दलित छात्रों को सर, यदि कोई भूमिहार, या मैंने भूमिहार ही ज्यादा बिहार में, यदि बाउंसर्स के साथ दलित छात्रावासों में पहुंचेगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि उस पर छात्रों का क्या रिएक्शन होगा। जिनकी स्मृतियां, जिनके बाप दादा और पिता और संघर्ष कर रहा है, और वो पूरी छवि उभर के सामने आ जाएगी, दमन की जो छवि होती है। पता नहीं जी, क्या आप ऐसा नहीं देख पा रहे? बिल्कुल, ये सब है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि ये परसेप्शन बाउंसर से घिरा हुआ कोई नेता मुझे खुद ठीक नहीं लगता है। तो मैं कैसे इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। मैं समझता कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो ठीक है, आप सरकार से आप सरकार का जो सिक्योरिटी होती है, उससे जो परसेप्शन बनता है वो एक अलग किस्म का होता है। और बाउंसर वाला जो होता है वो एक अलग किस्म, उसमें उसमें पैसा और रुतबा ज्यादा दिखाई देता है बनिस्बत इसमें जो एक सोबर, ये जो है कि चलिए सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए इनको सरकार ने सुरक्षा दे रखा है। तो ये भी इसमें भी बहुत सारे लोग एक तरह से भौकाल बनाते हैं सरकारी सुरक्षा के बीच भी। लेकिन अंतिम तौर पर मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सरकारी सुरक्षा रखना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की बाउंसर रखना। और अगर मान लीजिए कि आपको लगता ही है कि आपके लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल आपके कॉन्फिडेंस वाले लोग हों, अगर वो बाउंसर टाइप ही, तो उनका प्रेजेंस चेंज कर दीजिए कि कैसे वो रहेंगे आपके साथ। ये अच्छा नहीं लगता। कई मौकों पर देखा गया है धक्का मुक्की करते हुए उनके बाउंसर्स को। तो ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। चलिए, लेकिन कुछ भी हो, सबसे अच्छी बात है कि पूरा विपक्ष एक तो मुद्दा सेंट्रिक चीजों को करने जा रहा है, दूसरा कांग्रेस के भीतर लगातार उसकी सीमाएं होंगी, उस पर हम लोग बात करते ही रहते हैं।
आगे भी करते रहेंगे, हम लोगों की नजर भी रहती है, खासकर कांग्रेस पे भी रहती है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि एक तो मुद्दा सेंट्रिक हो रहा है, दूसरा कांग्रेस के भीतर ओवरहॉलिंग हो रही है, कांग्रेस में एक बदलाव। और तीसरी सबसे अच्छी बात हो रही है कि जब अंदर नया पानी का आवेग आएगा, यानी कांग्रेस का जो बिहार का स्ट्रक्चर रहा है वो अपर कास्ट सेंट्रिक जमा हुआ अपर कास्ट कर रहा है, तो जो नया पानी आ रहा है पीछे से, हालांकि अभी बाहर लोग जा नहीं रहे हैं लेकिन बेचैनी है, अखिलेश सिंह जी को भी थोड़ा सा CWC में ले जाकर के उनको थोड़ा पैसिफाई किया गया है, लेकिन जब नया दबाव तंत्र आएगा तो हो सकता है कि ये बाउंसर का भी सुधार हो जाए। चीजें बदलती हैं, जब आप परहेज करेंगे तो दिक्कत होगी, जब वहां जाएंगे तो हो सकता है कि बदलाव भी हो जाए। तो कांग्रेस भी बदलेगा, महागठबंधन की ताकत भी बढ़ेगी और मुद्दा सेंट्रिक चुनाव भी होगा। हेमंत जी कोई अंतिम बात कहना चाहते हो तो कहें, अदरवाइज फिर हम लोग जी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है, कांग्रेस जो कर रही है, आरजेडी जो कर रहा है, उसके बाद जो CPIM कर रहा है, तो कुल मिलाकर के ये जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है वो एजेंडा आगे बढ़ रहा है। और उसमें जो फांसीवाद के खिलाफ, नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ जो गोलबंदी है, मुझे लगता है कि उसको एक मजबूती मिल रही है और ये बिहार के लिए सुखद संदेश है। और कई लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि बिहार को लौट करके बिहार के मुद्दों पर ही चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये होगी कि मुद्दे जो है वो हिंदू मुसलमान बने, भारत पाकिस्तान बने और नफरत और घृणा का मसला जो है वो बने। तो इससे मुक्ति का रास्ता यही है कि विपक्ष इन चीज़ों को लेकर के अब सक्रिय हो गया हुआ है, लेकिन इसमें ये सक्रियता जो है लगातार आगे बढ़ानी होगी। आपको बिना रुके, बिना थके ये अंजाम तक इसको ले जाना पड़ेगा। जी, जब आपने ये बात कह दी तो मैं थोड़ा सा, अब एक लोभ आ गया मुझे एक किस्सा सुनाने का विपक्ष और बीजेपी को लेकर के। एक महात्मा की का किस्सा है। महात्मा नहा रहे थे, भिक्षु जा रहा था, बहुत तेजी से कह रहा हूँ, भिक्षु बह रहा था, महात्मा ने उसको बचा लिया, तो फिर उसका हथेली पे आया भिक्षु, भिक्षु ने डंक मारा, महात्मा ने छोड़ दिया तो भिक्षु ने फिर सॉरी हाथ से गिर गया, लेकिन वो बहा जा रहा था, तो फिर से भिक्षु को बताया, भिक्षु ने फिर डंक मारा। तो कुल मिलाकर ये हो रहा है कि बीजेपी और मोदी जी अपने पिच पर रहेंगे, यानी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। तो महात्मा से पूछा गया कि आप इस भिक्षु को क्यों बचा रहे हैं या इसको क्यों ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े। मैं इसमें से सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, कौन भिक्षु है इस पर मैं नहीं कहने जा रहा हूँ, आप समझिए। लेकिन यदि बीजेपी और मोदी जी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो महागठबंधन को भी अपना स्वभाव, अपना पिच नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी बात है, ये मुद्दों की पिच तैयार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, और जितने आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कोशिश करते हैं, कई बार यार छूट जा रहा है, 4:30 बजे फिर मिल सकते हैं हम लोग, और 9 बजे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कल फिर मिलते हैं 11 बजे इस प्रोग्राम में। नमस्कार।